हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग मार्च मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला सेशन देखने के बाद में आप लोगों के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने मार्च से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के वो सारे के सारे डाल दिए। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसके लिए लास्ट में जो है हम लोगों ने टेस्ट भी रखी है, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से इसकी रिवीजन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में और पहले पॉइंट के साथ में। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे फ्रेंड्स कि कितने बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी सेशन को लाइक कर दिया है, अपना अपना योगदान दे दिया है। ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे आप सभी के सभी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, अभी उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है मार्च 2025 में। ये हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। सर आपको कैसे पता? भाई वहां पर में सीनियोरिटी डिसाइडेड होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ठीक है, तो 2031 के अंदर में ये जाके हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस जो है फ्रेंड्स बढ़ जाता है आपका। ठीक है, केवी विश्वनाथन जब रिटायर होंगे तो उसके बाद में ये बनेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रमोट होकर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। कौन है और कौन से साल के अंदर में जो है इनके सुप्रीम कोर्ट के, अगर उस समय तक भगवान करे ये जिंदा रहे, ठीक है, वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कोई जो है चीफ जस्टिस वगैरह उसकी मृत्यु वहां पर में हुई हो रहते हुए, केवल एक के। और वो बता सकते हो कौन है वो केवल एक? ठीक है, अभी हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चल रहे हैं। ठीक है, बताइए अभी 51st नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी जो हमारे 51वें नंबर के न्यायाधीश है संजीव खन्ना जी है ना। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स के 51 मतलब लोग हो गए चीफ जस्टिस, और केवल एक व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हुई थी, केवल एक व्यक्ति, और वो थे हमारे पहले चीफ जस्टिस। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केवल जिनकी मृत्यु हुई थी, अदरवाइज किसी की भी अब तक मृत्यु जो है वो ऑफिस में रहते हुए नहीं हुई है। तो जस्टिस जॉयमाला बागची जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। कहां से बने हैं, कहां से अपॉइंट हुए हैं? तो कलकत्ता हाई कोर्ट से जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ठीक है, कब इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना है? तो इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना है 2031 के अंदर में। ठीक है, 2031 में। तो ये भी आप लोग प्लीज याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक स्टैटिक वाला पॉइंट बता दूं क्या आप लोगों को? आप लोग रेडी है? स्टैटिक पॉइंट, क्योंकि टीचिंग परीक्षा हम लोग यहाँ पर करंट के साथ में स्टैटिक भी पढ़ते रहेंगे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, जजेस की संख्या है, वो कितनी है? प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, हर एक बच्चा जो है पूरा ध्यान से देखेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो है 33+1। ठीक है, 33 जो है ये जजेस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और एक है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा मिला के 34 हो जाते हैं। अगर आप लोगों से बोला जाए कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस कितनी स्ट्रेंथ है, चीफ जस्टिस को मिलाकर कितनी है, तो 34 है। अगर चीफ जस्टिस को छोड़कर कितने जजेस है, तो 33 है। प्लीज इसको याद रखिएगा, हर एक बच्चा जल्दी से ये लिखेगा 33+1। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और मैं आपको बता दूं दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ 34 है। एक बार क्वेश्चन आया था कि चीफ जस्टिस के अलावा और कितने जजेस होते हैं, तो उसका आंसर 33 था, उसमें भी बच्चों ने 34 लगा के आए थे। ठीक है, तो प्लीज याद रखना 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है लेकिन वो चीफ जस्टिस है ना इंडिया के, इसी वजह से उनको एक अलग से भी एक बार गिन लिया, एक गिना जाता है उनको। तो टोटल 34 है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर बोला जाए तो 34, अगर उनको छोड़ के पूछा जाए तो 33। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कुछ ना बोले चीफ जस्टिस के बारे में, तो डायरेक्टली आंसर क्या लगा देंगे आप लोग? डायरेक्टली आंसर लगा देंगे 34। अगर ये बोला जाए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल बोला जाए तो 34 लगा के आना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स पॉइंट आप लोगों का
केवल 4 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 1100 लाइक्स और 1400 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही फ्रेंड्स हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर देगा, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए ईद की खुशी में 65% ऑफ भी आप लोगों का है। ठीक है, ईद मुबारक 2025 इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो। ये जितनी भी पीपीटी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर में पढ़ाया जाता है, जो एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ, सारा का सारा आपको पेड कोर्स के अंदर में वो सारी पीपीटीज भी मिल जाती है आप लोगों को यूट्यूब की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। विश्व क्षय दिवस या वर्ल्ड टीबी डे जो है कब मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों ने एक और चीज बताना है, हमारे भारत ने कौन से साल में ये लक्ष्य रखा है कि हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे भारत से। अब इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? इरेडिकेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स हमारा कि भाई हम उसको खत्म कर देंगे हमारे भारत से। ठीक है, तो भारत ने लक्ष्य कब का रखा है ये बताइए आप लोग। अभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए विश्व क्षय रोग दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी इसकी, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है। साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा कि कौन से साल में इसको जो इरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। ठीक है, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर, तो ये इसकी थी। मैं आपको बता दूं 2025 हमारा टारगेट है कि इस साल के अंत तक हम लोगों ने क्या करना है, टीबी को इरेडिकेट कर देना है, ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना है, खत्म कर देना है। ओके, ये है 2025। ठीक है, इसका लक्ष्य है। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या सर सच में हम लोग कर देंगे इरेडिकेट 2025 में? 2025 में तो हम आ गए। तो हमने एक बार रीइटरेट किया अपने आप के लिए, यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर सच में सोचा जाए तो कर सकते हैं। कमिट, ठीक है, वादा करो अपने हाथ से, अपने आप से, इन्वेस्ट करो, समय हो चाहे पैसा हो, जो भी चीज हो अपने इस चीज के अंदर में, और काम करो, डिलीवरी करो। डिलीवरी मतलब डिलीवरी केवल मतलब ऐसा नहीं है कि यार मतलब जो प्रेग्नेंट होता है वही डिलीवरी करता है। डिलीवर मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो डिलीवर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। कमिट करो, काम करो, डिलीवर करो। ओके चलिए, तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, सी आंसर हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय को खत्म करना या टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया हमारा? तो 2025 के अंत तक जो है रखा गया है। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैंने बता दिया आपको, स्टैटिक जो बन रहा है तो वो भी बता दिया आप लोगों को। 6 मिनट में 1600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में लाइक कर चुके हैं, 1295 लाइक्स हो चुके हैं, 5 लाइक्स दूर है हम लोग केवल 1300 से। जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देते रहेंगे जल्दी से सेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, 1 मार्च 2025 को प्रभावी, ठीक है, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए डीबीएस, ठीक है, बैंक इंडिया लिमिटेड, इसके कार्यकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया ये आप लोगों को बताना है। देखिए डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, उसकी भारत की जो शाखा है बैंक इंडिया लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया, ठीक है, जिसको डीबीआईएल बोला जाता है, उसके मुख्य कार्यकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा जो है इनको नियुक्त किया गया है। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, रजत वर्मा को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉरेन बैंक हमारे भारत के अंदर में जो काम करती है। ठीक है, उसकी जो भारत की शाखा है उसका जो है जो हेड है भारत के अंदर में, किसको नियुक्त किया गया है? सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, जो है फ्रेंड्स आप लोगों से और इसके ऊपर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी सारे के सारे मैं आप लोगों को अभी आगे मैं बताऊंगा, जो नियुक्तियों से रिलेटेड बन सकते हैं। भारत किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ठीक है, खंजर 12 का जो है युद्ध अभ्यास, ठीक है, कौन से नंबर का था? अब अगर कोई यहां पर में गुड़बक ही होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पाएगा। ठीक है, देखे कितने लोग हैं यहां पर में। मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों के साथ में इसका जो है ना वो भी शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, 1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, आंसर्स करते रहिए, पोल में भी करते रहिए, कमेंट में भी करते रहिए आप सभी के सभी आंसर्स। ठीक है, चलिए ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर क्वेश्चन पेपर में हम लोग आंसर लगा के भी दे देंगे ना, ठीक है, कि बेटा ये आंसर है, तो वो उसको मिटा देंगे। ठीक है, और फिर अपने मन से कोई दूसरा वाला आंसर लगा देंगे। ठीक है,
75% बच्चों ने सही आंसर दिया है। खंजर 12 वहां लिखा हुआ ही था, 12वें नंबर का संस्करण, मतलब एक एजुकेटेड गैस तो लगाया ही जा सकता था कम से कम। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, 75% लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने आंसर लगाया है बी, कुछ लोगों ने सी, कुछ लोगों ने डी लगाया है। ठीक है, वो लोग सारे गामा पता नहीं सा खेलते रहते हैं पोल के साथ में, भाई कुछ तो दबा ही दो करके भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें से। ठीक है, तो खंजर 12, ये युद्ध अभ्यास जो है फ्रेंड्स मार्च में हुआ कौन से दो देशों के बीच में? अभी यहां से देखो और आंसर लिखो जल्दी से, आप सभी के सभी, हर एक बच्चा जल्दी से, खंजर 12। ठीक है, नाम कितना खतरनाक सा है ना, खंजर। ठीक है, तो बताइए कौन से दो देशों के बीच में होते हैं खंजर ये एक्सरसाइज? ठीक है, तो एक बार भारत में, एक बार किर्गिस्तान में होती है, तो इंडिया और किर्गिस्तान की है, तो इस बार किर्गिस्तान के अंदर में हुई 10 से लेकर 23 मार्च तक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि किर्गिस्तान के अंदर में इसका आयोजन हुआ था किर्गिस्तान के अंदर में, खंजर 12। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 12वें नंबर की थी इसी वजह से, इंडिया और किर्गिस्तान के ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज। ओके, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या था? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया फ्रेंड, 10 मिनट के अंदर में जो है, मतलब 2000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी सेशन में देख रहे हैं यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर करते रहेंगे, और कमेंट के अंदर में लिखते रहिए। पूरी एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, आपके आंख, ठीक है, कान, ठीक है, और आपके मसल मेमोरी, मतलब आपके हाथ, पूरा का पूरा जो है इस सेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। शून्य भेदभाव दिवस का विषय क्या है और कौन से दिन मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शून्य भेदभाव दिवस सबसे पहली बात तो याद रखना है आप लोगों ने, 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मार्च को। ओके, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? वी स्टैंड टुगेदर। ठीक है, हम भेदभाव नहीं करते, हम टुगेदर है, सब साथ में खड़े हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी स्टैंड टुगेदर। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है आप लोगों का 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और वी स्टैंड टुगेदर इसकी थीम थी, वी स्टैंड टुगेदर। दोनों चीजें लिख देंगे कमेंट के अंदर में ताकि आप लोगों को याद हो जाए, 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, और हम एक साथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए आंसर इसका 3 हो जाएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ उड़ीसी डांस फॉर हिज रोल इन इट्स रिवाइवल इन 1950s, हु रिसेंटली पास्ड अवे? हाल ही में जो है फ्रेंड्स उड़ीसी डांस के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है, उड़ीसी नृत्य के जनक, उड़ीसी नृत्य के पुनरुद्धार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाल ही में उनका निधन भी हो गया। ठीक है, 92 ईयर्स की एज थी उनकी, तो हाल में मतलब अभी फरवरी के अंदर में उनका निधन हुआ है। तो मार्च के कई सारे न्यूज में, आर्टिकल्स के अंदर में उनका उल्लेख आया था। उड़ीसी जो डांस है, ठीक है, उसका उसका जनक उनको माना जाता है। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का मायाधर राउत। ठीक है, मायाधर राउत जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, उड़ीसी डांस जो कि एकदम खत्म होने के कगार के ऊपर में आ चुका था, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया, पुनरुत्थान किया उसका। ठीक है, तो फादर ऑफ उड़ीसी डांस इसी वजह से उनको कहा जाता है, फादर ऑफ उड़ीसी डांस, मायाधर राउत। ठीक है, 92 ईयर्स की एज के अंदर में जो है उनका निधन हुआ दिल्ली के अंदर में 22 फरवरी 2025 को। ठीक है, और मार्च में काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स ने इसको पब्लिश किया, उनके बारे में लिखा, उनके बारे में पूरी जानकारी दी। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि उड़ीसी डांस के जनक थे, ठीक है, फादर ऑफ उड़ीसी डांस मायाधर राउत, 92 ईयर्स की एज में उनका निधन हुआ है। ठीक है, मायाधर राउत। नाउ ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आ सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रसिद्ध हस्ती, ठीक है, देव मुखर्जी, ठीक है, निर्देशक अयान मुखर्जी के पिता भी है वो, मतलब अयान मुखर्जी जो है उनके पिता, और उनका उनका भी योगदान काफी कुछ रहा है देव मुखर्जी का। लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। देव मुखर्जी ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बताइए? अब वो डायरेक्टर है उनका बेटा, ठीक है, अयान मुखर्जी। मैंने अभी आपको बताया कि उनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था, तो आप एक एजुकेटेड गेस लगा सकते थे इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, तो किसके अंदर में योगदान रहा है उनका? भारतीय सिनेमा के अंदर में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी। देव मुखर्जी, हाल ही में देव मुखर्जी जिनका निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो देव मुखर्जी जो है फ्रेंड्स, ये इंडियन सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित थे। काफी लंबा जो है उन्होंने समय दिया है अपना फिल्म इंडस्ट्री को, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इनका ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है।
अयान मुखर्जी जो है ना, ये अयान मुखर्जी उनके पिता है ये, ठीक है, देव मुखर्जी, ठीक है। तो इनका निधन हो गया 83 ईयर्स की एज के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताना है कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया 2025 में 50 शीर्ष 50 में से कौन से 2 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। देखिए क्या हुआ ना, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई, ठीक है, एशिया की, केवल एशिया के जो है यूनिवर्सिटीज को गिना गया उसके अंदर में। अब पूरी दुनिया के गिनते तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। पूरे इंडिया, पूरी दुनिया की भी आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जब बात हो रही है एशिया इसकी, तो आप लोग बताइए एशिया की, तो भारत की टॉप 50 के अंदर में कौन सी 2 आई है। टॉप 100 के अंदर में केवल 7 है भारत की। पूरे एशिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे एशिया में, ठीक है, भारत की केवल 7 है 100 में, और टॉप 50 में तो केवल 2 है एशिया की एकेडमिक जो है। यहाँ पर मैं आप देखिए, तो क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अंदर में कौन कौन सी है, दिल्ली और बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे, ये 2 है, ठीक है। बस मैं आपको पूरे 7 की लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। आईआईटी दिल्ली, ठीक है, 44th नंबर पे है। आईआईटी बॉम्बे 48th नंबर पे है। तो टॉप 50 के अंदर में तो केवल ये 2 ही है टॉप 50 में, ओके, टॉप 50 में केवल 2 है। फिर आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईएससी बेंगलोर है, कानपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ठीक है। तो ये 7 जो है टॉप 100 के अंदर में। तो टॉप 50 में 2 है, ठीक है, 100 के अंदर में कितने हैं, 7 है, ठीक है। भारत की एशिया, अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर में भारत में से किसने टॉप किया है, तो अगर ये पूछा जाए तो आप लोगों से आईआईटी दिल्ली ने किया, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 44th नंबर के ऊपर में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। 44th नंबर के ऊपर में है, ठीक है। पहले 46 नंबर पे था, 44 नंबर पे आ गया। आईआईटी बॉम्बे पहले 40 नंबर पे था, फिर 48 नंबर के ऊपर में आ गया है, ठीक है। 8 रैंकिंग उसकी गिर गई है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बन जाती है इसकी। नाउ नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से हमारे जो मेगा टेस्ट चैलेंज है टीचिंग परीक्षा के ऐप में, आप लोगों का 30 डे चैलेंज हमने चलाया था। 30 डे, 30 दिन 30 चैलेंज। आप में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया उसको, जल्दी बताओ कितने लोग थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया है 30 दिन 30 चैलेंज। आपका आज 30th डे था, ठीक है। कल जो है फ्रेंड्स इसकी रात में, ठीक है, अगर कल ईद होती है तो आप लोग पहले ईद मना लीजिए सभी लोग, ठीक है, अच्छे से दिन में, रात में, ठीक है, रात में आराम से, ठीक है, आप लोग टेस्ट दे सकते हो रात में। और बाद में आप मतलब परसों के दिन भी आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर कल समय ना मिल पाए अगर किसी को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है इसमें जो भी 30 दिन के अंदर में आप लोगों की टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे उनमें जो सॉल्यूशन भी थे उसके आधार पर भी प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है। 100 क्वेश्चंस की टेस्ट रहेंगी आप लोगों की कल, क्योंकि 30 दिन लगातार आपने मेहनत की। टीचिंग परीक्षा के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचिंग परीक्षा उनको हमेशा वॉर मोड के अंदर में रख रहा है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो अभी भी नहीं जुड़े, वो जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं जल्दी से, ताकि आप लोग आज के आज इन सारे 30 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि इसको हटा दिया जाएगा आप लोगों का, ताकि जो बच्चों ने किया है, जो मेहनत किए बच्चे, वो लोग आगे रहे, ठीक है। फिर बाद में जो न्यू टेस्ट आपकी होंगी फिर आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। न्यू चैलेंज जब आएगा आपका, तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो जल्दी से आज के आज ही टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। 2027 में 29वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। वेयर विल द 39th नेशनल गेम्स इन 2027 विल हेल्ड, ठीक है, बताइए जल्दी से। 2027 में, ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन कौन करेगा, कौन सा राज्य करेगा, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिए, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे आप लोग ये भी बताते चलिएगा, साथ इसी के साथ साथ में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर में हुआ था, अभी अभी हुआ था, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के अंदर में हुआ था, ठीक है, 38 नंबर का लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछा जाए 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर होगा 2027 के अंदर में, तो ये मेघालय के अंदर में होगा, मेघालय के अंदर में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए आप सभी के सभी, ठीक है, ओके। चलिए, मेघालय के अंदर में आयोजित होने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछने की प्रबल संभावना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेघालय जो है ये होस्ट करने वाला है आप लोगों का 2027 के अंदर में 39वें नंबर का
ठीक है, राष्ट्रीय खेल। ये क्वेश्चन अब अगले 2-3 साल तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगले 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसको तो आप मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से कर ही लीजिए इसको ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जिसके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के विजेता हमारे भारत के, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, उनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, दिया सलाई, मेरे सत्य के प्रयोग, द जर्नी ऑफ लाइट। आंसर बताइए जल्दी से। तो इन्होंने हाल ही में जो है फ्रेंड्स अपनी आत्मकथा प्रकाशित की है, इनका नाम क्या है? ठीक है, दिया सलाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो नोबेल पुरस्कार विजेता, अच्छा नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, और किसके साथ में मिला था? ठीक है, इंडिया एक एक व्यक्ति थे जिन जो इंडिया से थे, और एक व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से थे। ठीक है, उनके साथ में मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी को कौन से साल में मिला था नोबेल पुरस्कार, और किसके साथ में मिला था? बच्ची थी एक छोटी सी, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, बताइए नाम जल्दी से। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की, केवल उस समय उनकी उम्र 17 साल की थी। ठीक है, मलाला यूसुफजई की। और हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी, उनको ज्वाइंट जो है यहाँ पर में नोबेल पुरस्कार मिला था पीस के लिए, शांति के लिए, 2014 में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को, जिनके हाल ही में आत्मकथा दिया सलाई जो है इस शीर्षक से आई है, इनको नोबेल कब मिला था? ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन से साल में मिला था, तो 2014 के अंदर में मिला था। ठीक है, शांति के क्षेत्र के अंदर में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिला था, ये भी याद रख लेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शांति के क्षेत्र में ये पूछा जा सकता है। और किसके साथ में मिला था? तो मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफ जई। ठीक है, ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की थी, अब तो उन्होंने नागरिकता छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, बताइए जल्दी से ये किसकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक बन सकती है आप लोगों के। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। ठीक है, तो नमिता गोखले, इनकी ये पुस्तक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले। ठीक है, ये एक बहुत ही चर्चित पुस्तक रही। मार्च के महीने में काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जो है यहाँ पर में फीचर किया, फीचर का मतलब अपने उसकी बारे में बात की, उसके ऊपर में खबर छापी, उसकी पुस्तक, उसका विमोचन, इन सारी चीजों को कवर किया है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। देखिए फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए वो खबरें जो है आपके लिए लेकर आता है, वो न्यूज लेकर आता है जो फीचर्ड रही हो, जिसके ऊपर में से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग लेकर आ पाते हैं, क्योंकि पता है कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर कैसे बनाता है, कौन से क्वेश्चन को चुनता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने का बहुत अधिक संभावना, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज्यादा फीचर हुआ है। दिया सलाई और लाइफ ऑन मार्स, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ एएफआई। ठीक है, बताइए हाल ही में एएफआई के, ठीक है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसके एथलीट कमीशन जो है एएफआई की, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? जी, तो अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि लॉन्ग जंप एक खेल है, ठीक है, लॉन्ग जंप उससे रिलेटेड है। ठीक है, एथलीट है, लॉन्ग जंप। ठीक है, 2003 के अंदर में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। तो हाल ही में जो है फ्रेंड्स, इनको क्या किया है कि इनको जो एथलीट कमीशन है एएफआई का, फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, एएफआई एक बॉडी है, ठीक है, उसका मुखिया जो होता है वो होता है एथलेटिक एथलीट्स कमीशन जो होता है ना,
ठीक है, उसका जो बॉस हेड होगा वही एएफआई को चलाता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को। तो एथलीट्स कमीशन, ठीक है, एथलीट्स कमीशन याद रखना है आप सभी लोगों ने, एथलीट्स कमीशन ऑफ एएफआई, ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी एथलीट्स कमीशन होती है। इसका जो भी हेड होगा वही पूरा का पूरा एएफआई को चलाएगा। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो के भारत की एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रही है, 2003 के अंदर में वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ठीक है, चलिए, तो अंजू बॉबी जॉर्ज। देखिए 2024-25 के अंदर में इंपॉर्टेंट आप लोगों के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इनकी पूरी की पूरी लिस्ट भी आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी मिल जाएंगी। तो टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप भी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप लोगों ने सर्च करना है, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको बता दूं फ्रेंड्स की आशीष नैथानी जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभी बने हैं। ठीक है, भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी डायरेक्टर बनी है। मुझे आप बता सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर में? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में? जो भी बच्चे लेक्चर अच्छे से देखते हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने एक बार आप लोगों को पढ़ाया भी था। ठीक है, एक ट्रिक के साथ में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का हेडक्वार्टर कहां पर में है? आपको न्यूट्रिशन किस चीज से मिलता है? ठीक है, हैदराबादी बिरयानी खा रहे हो आप, ठीक है, तो आपको न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऐसा याद रखने बोला था ना मैंने आपको। चाहे आप वेजिटेरियन हो तो आप वेज बिरयानी खा रहे हो, वेज बिरयानी होती है क्या वैसे? ठीक है, वेज पुलाव बोलना चाहिए उसको, लेकिन चलो दिल को सुकून देने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब, तो बिरयानी तो बिरयानी, वेज बिरयानी। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा याद रखने के लिए हम लोगों ने याद रख लिया हैदराबादी। ठीक है, बिरयानी से न्यूट्रिशन मिल रहा है करके आपको, जो लोग खाते वो उसका, और जो नहीं खाते वो, ठीक है, वेज बिरयानी खा लो, हैदराबादी वेज बिरयानी। तो न्यूट्रिशन हैदराबाद के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा आपको, भारती कुलकर्णी। ठीक है, ये इसकी बनी है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का तेंजिन ग्यांका जो है, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन बनी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में? तेंजिन ग्यांका। ठीक है, चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? ये क्वेश्चन बन सकता है, वी नारायणन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागू। और संजीव कुमार शर्मा जो है ये आपके सीएफओ बने हैं सिग्नेचर ग्लोबल के। ओके, इंटरिम सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई देवाजीत साकिया, और मनीष सिंघल जो है एसोचैम के सेक्रेटरी बने हैं। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बेड़े सहायता पोत, ठीक है, सेकंड फ्लीट सपोर्ट शिप। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का फ्लीट सपोर्ट शिप इंडियन नेवी का कहां पर में हुआ है आपका इसकी सेरेमनी? भारतीय नौसेना के लिए, ठीक है, एफएसएस का इंडियन नेवी का कहां पर में सेरेमनी हुई है? बताइए। अभी कील नहीं क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा, ये एक समारोह जिसके अंदर में जो फ्लीट सपोर्ट शिप है आप लोगों की, ठीक है, फ्लीट सपोर्ट शिप, उसकी सेकंड नंबर की जो फ्लीट सपोर्ट शिप थी हमारे भारत की, उसका उसको बेसिकली रिटायर कर दिया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर में किया गया था ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, मार्च के महीने में। देखिए एल आपको पता है एक प्राइवेट कंपनी है, उसका शिपयार्ड है, शिपयार्ड मतलब जहां पर में शिप्स को रखा जाता है, ठीक है, कट्टुपल्ली नाम की जगह के अंदर में। तो वहां पर में इसका जो है ये आयोजन किया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, तो कहां पर में आयोजन हुआ था? ठीक है, तो एल शिपयार्ड कट्टुपल्ली के अंदर में। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कट्टुपल्ली पोर्ट है कहां पर में आप लोगों का? कट्टुपल्ली पोर्ट, आप लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस रणवीर और बीएनएस अबू उबैदा ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अभ्यास बोंगो सागर 2025 और कॉर्पेट में भाग लिया है। आईएनएस रणवीर किस प्रकार का जहाज है? जल्दी बताइए किस प्रकार का है वो जहाज? ठीक है, शिवालिक क्लास फ्रिगेट है, ठीक है, कमोर्टा क्लास कॉर्वेट है,
राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। कोलकाता श्रेणी का स्थिल्थ विध्वंसक है। कैसा है ये? बताइए। तो आईएनएस रणवीर जो है फ्रेंड्स, और बीएनएस जुबेदा, ठीक है, इन्होंने किया है यहाँ पर में हाल ही में बंगाल की खाड़ी के अंदर में, ठीक है, युद्ध अभ्यास। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, इस इमेज के अंदर में आप देख सकते हो, ठीक है, आईएनएस रणवीर ने इंडिया बांग्लादेश की जो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, बोंगो सागर, ठीक है, 25, और कॉर्पेट, ये एक साथ ही हुई हमारी। कॉर्पेट किसके साथ में हमारी नेवल एक्सरसाइज है? बांग्लादेश के साथ में। बंगो सागर किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में। तो हमारे भारत का जो आईएनएस रणवीर है, ठीक है, इसने भी यहाँ पर में पार्टिसिपेट किया, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आईएनएस रणवीर जो है फ्रेंड्स, ये भारत के अंदर में जो है एक शिवालिक क्लास का फ्रिगेड है, कॉमोरोटा क्लास का कॉवरेट है, राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, या कोलकाता क्लास का स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर में क्या है ना, कि आईएनएस रणवीर एक प्रकार का एक ऐसा आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, जो समुद्र के अंदर में रहता है, और यहाँ पर में, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसके अंदर में मिसाइल्स है, गाइडेड मिसाइल्स है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि कोई यहाँ पर में एक दूसरा जहाज है, तो उसको गाइडेड इसको तबाह कर सकता है, या कोई जगह है समुद्र के अलावा जमीन है, वहां पर में भी गाइडेड करके उसको जो है क्या किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो समुद्र से जमीन और समुद्र से समुद्र के अंदर में मारक क्षमता वाला ये जहाज है आप लोगों का आईएनएस रणवीर, ठीक है। इसी वजह से इसको कहा जाता है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, राजपूत क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर, ठीक है। चलिए, तो आईएनएस रणवीर जो है फ्रेंड्स, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये 1986 से हमारे भारतीय नेवी के अंदर में शामिल है। विश्व नींद दिवस जो है कब मनाया जाता है आप लोग बताइए, और इसका थीम क्या था? जल्दी जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे आप सभी के सभी। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि विश्व नींद दिवस मनाया कब जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो 14 मार्च जो है उस दिन मनाया जाता है, 14 मार्च को, ठीक है, विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम क्या थी, ये आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को याद रखना है कि हेल्थ जो है ना आप लोगों की, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। लेकिन वो कब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब आप सोओगे अच्छे से, ठीक है। मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी, ठीक है, मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर मैं कि हमारे हटागरे सर है कि यहाँ पर मैं मौजूद हमारे साथ में, ठीक है। तो हटागरे साहब, देखिए, स्लीप जो है ना, ये जो है विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है, विश्व नींद दिवस। स्लीप जो है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हेल्थ को प्रायोरिटी अगर देते हो, लेकिन नींद को नहीं देते, कि नींद जरूरी नहीं है, सुबह जो है 4 बजे उठ के कुछ लोग जिम लगा लेते हैं, ठीक है, कि 4 बजे उठ के जिम लगाएंगे, भाई मस्त पैकी एक नंबर, बहुत सारी जो है लोग इंस्पायर हो जाएंगे, सारी की सारी जो है ऑफिस की लड़कियां हटागरे सर की तरफ में ही अट्रैक्टेड। लेकिन सर आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा ना, दिमाग ही खराब हो जाएगा, बॉडी तो सही हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको स्लीप को भी देनी है, कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए इंसान ने। कई सारे लोग रहते हैं सुबह सुबह उठ के जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ बाबू सोना जादू टोना टाइप के लोग रहते हैं फैज, रात भर चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, रात भर चैट कर रहे हैं मैडम के साथ में, नींद नहीं हो रही उनकी, ठीक है, उनकी मैम तो दिन में सो जाती है, ठीक है, खाना खा के काम वगैरह करके, लेकिन वो रात भर चैट करते, फिर दिन में काम करते हैं, फिर नींद नहीं हो रही, तो वो भी दिक्कत है। तो स्लीप सोना जरूरी है, ठीक है। तो विश्व नींद दिवस जिसने भी बनाया भाई बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी, नींद के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, नींद को प्राथमिकता देना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी के सभी। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या था? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कर सके।
देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आपका वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है, ठीक है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस डे या कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। तो कौन से तारीख को आता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहली बात तो ये है आप लोगों का 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और इसका जो थीम था वो था अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है, सतत जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन, इस बार की थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का, ठीक है। तो जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सतत जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो कि आपके न्याय सतत सतत सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसा, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जहां पर में आप सारी चीजों का ध्यान रख रहे हो, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रख रहे हो, खुद का भी रख रहे हो, ठीक है। सतत जीवन शैली, उसी से आप अगर जोड़कर देखो तो उसका मतलब ये होगा कि सारी चीजों का सही तरीके से अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए सारी चीजों का आप जो है अपने जीवन को बेहतर बना रहे हो। तो एक ऐसा परिवर्तन, ठीक है, जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रोड्यूस कर सके आप लोगों के लिए, ठीक है, एक ऐसा परिवर्तन लेकर आओ जो कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ में आपको आगे बढ़ाए। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया कब जाता है, जल्दी से लिखेंगे आप सभी के सभी, ये ब्लैंक भरो सभी के सभी जल्दी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे व्हाट इज द थीम ऑफ एआई हैकेथॉन 2025 लॉन्च्ड अलोंगसाइड इंडियाज फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, ठीक है, ऑक्शन। देखो, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी हुई, उसके साथ साथ में एआई हैकाथॉन भी आयोजित किया गया था, ठीक है। तो एआई हैकाथॉन जो है फ्रेंड्स, उसके साथ में अभी बताना है आप लोगों ने, इसका थीम क्या था। एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया गया, अन्वेषण लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंसेस दिए गए, ठीक है। जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम है, ठीक है, उनका इस्तेमाल से जो चिप्स होती है आपकी, चिप्स खाने वाली नहीं, ठीक है, जो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर में लगती है, वो बहुत ही क्रिटिकल या रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स होते हैं, उनसे बनती है, ठीक है। तो उनके एक्सप्लोरेशन के लिए अभी लाइसेंसेस दिए गए, गोवा के अंदर में ये आयोजित हुआ था, ये पूरा का पूरा। और एआई हैकेथॉन भी उसी के साथ में हुआ, एआई हैकेथॉन। तो इसकी थीम क्या थी, ये आप लोगों से बोला गया है, ठीक है। एआई हैकेथॉन जो है वो भी इसी के साथ में हुआ था अभी मार्च में गोवा के अंदर में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है ना इसका, कि जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी की गई गोवा के अंदर में और एआई हैकेथॉन भी हुआ। तो एक्सप्लोरेशन किसका, एक्सप्लोरेशन जो मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स है, ठीक है, उनको खोजने के लिए। तो मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई की मदद से कैसे मिनरल्स को टारगेट किया जा सकता है, मिनरल्स को ढूंढा जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर मैं इसकी थीम थी कि कैसे एआई जो है मदद कर सकता है हमको मिनरल्स फाइंड करने में, ठीक है, उसकी गणना करने में, उसका पता लगाने में एआई कैसे मदद कर सकता है। और आपको पता है फ्रेंड्स, एआई इज द फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, एआई और एआई, उसके बाद में आप लोगों का, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, कितने लोगों ने नाम सुना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये फ्यूचर है, ये आप आज जो है इस वीडियो का चाहे एक क्लिप निकाल के रख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आप लोगों का फ्यूचर होने वाला है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च करो, इसमें अपने स्किल्स को डेवलप करो, ठीक है, अपने आप को फ्यूचर रेडी बनाइए, क्योंकि यही फ्यूचर होने वाला है। आज से आप देखोगे 5 साल बाद हर एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन होंगी। उसके कुछ और समय आप जाने दीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है पूरी तरह से इसको अपने हाथ में ले चुका होगा, ऑटोमेशन की तरफ में हम बहुत हद तक आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आप वही लोग सस्टेन कर पाएंगे, वही लोग जो है बेहतर तरीके से अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा पाएंगे, जो लोग इसमें महारत हासिल रखते होंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में पढ़िए, जानकारी हासिल करिए, और इसके जो टूल्स है उनको सीखिए, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस कहां पर में दिए गए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, कहां पर में, ठीक है, गोवा के अंदर में। एआई हैकाथॉन भी वहां पर में हुआ आपका, और इसकी थीम थी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी बच्चे ईद मुबारक 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा हर एक अपने चीज के अंदर में, वी आर एआई ड्रिवन इंडस्ट्री, ठीक है, एआई ड्रिवन। हम यहाँ पर में अगर कभी भी आप आओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पर में, ठीक है। तो इसी वजह से हम आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर चीजें, सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी 65% ऑफ के साथ में ईद मुबारक 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी जर्नी जो है वो
आगे बढ़ा सके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां पर में आयोजित हुई। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश जो है फ्रेंड्स वो कई सारी जो है नदियां शेयर करते हैं, मतलब भारत से कई सारी नदियां है जो बांग्लादेश में जाती है, और इसी वजह से दोनों के बीच में समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश का एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बनाया गया है। ठीक है, उसकी मीटिंग होती रहती है अलग अलग समय पर, कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब साल में मल्टीपल टाइम भी हो जाती है कई बार। ठीक है, अभी हाल ही में 86वें नंबर की इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन मीटिंग हुई है। कहां पर में आयोजित हुई, तो ये कोलकाता में आयोजित हुई थी, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, कोलकाता के अंदर में, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक आयोजित हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप सर एक एआई स्किल क्लास का करा दीजिए सर प्लीज। जी, अभी सिंह जी बोल रहे कि एक एआई क्लास करवा दीजिए। बिल्कुल, मैं अगर आप लोगों में से मैं चाहते होंगे आप लोग, ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए एक एआई की जो है क्लास आप लोगों के लिए करवा दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हो। जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो बता दीजिएगा मुझे कमेंट के अंदर में। ठीक है, आपके लिए अरेंज कर देंगे, जिसमें मैं आपको जो चीजें आपके काम की है, जो आपको बेहतर बनाएंगी, आपको 99.99% लोगों से ज्यादा बेहतर बना देंगी, उन सारी चीजों को, उन सारी स्किल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी बैठक आयोग कहां पर में हुआ, कोलकाता के अंदर में हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि 11 मेंबर जो है वो बांग्लादेशी टीम से थे इसके अंदर में, और ये 86वें नंबर की बैठक थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, विच इंडियन शॉर्ट फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ठीक है, एट 2025 ऑस्कर, 2025 के ऑस्कर के लिए, ठीक है, कौन सी जो है शॉर्ट फिल्म को नॉमिनेट किया गया भारत की तरफ से। लाइव एक्शन फिल्म है, ठीक है, बताइए। ठीक है, भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो जगह नहीं बना पाई अंतिम लिस्ट के अंदर में, लेकिन भारत की तरफ से तो नॉमिनेट हुई थी, ये तो आप याद रख ही सकते हो भारत की तरफ से किसको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो अनुजा, ठीक है, ये एक जो है शॉर्ट फिल्म है, उसके शॉर्ट फिल्म, छोटी सी फिल्म, एक बेस्ट शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन वाली जो कैटेगरी उसके अंदर में भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, लेकिन नॉमिनेट थी, बट अपने फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मैं बेस्ट पिक्चर जो है 97th ऑस्कर अवार्ड जो है आप लोगों के उसके अंदर में पूरा का पूरा आप लोगों को बता दूं कि बेस्ट पिक्चर जो है ये अनोरा एक पिक्चर मूवी है, उसको मिला है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। ठीक है, ब्रूटलिस्ट के लिए एंड्रियन ब्रोडी को मिला है। ठीक है, मिल्की मेडिसन को जो है अनोरा फिल्म के लिए बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अनोरा, ठीक है, और अनोरा ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, बेस्ट पिक्चर कौन है, अनोरा। ठीक है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ठीक है, एंड्रिन ब्रोडी। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ठीक है, मिल्की मेडिसन। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये भी एनोरा मूवी के लिए है, सियान बेकर। ओके, तो ये आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर में आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो कि ऑस्कर के ऊपर में पूरे के पूरे क्वेश्चंस बना दूं आप लोगों के लिए, जो जो भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम इसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना देंगे। प्रथम महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, फर्स्ट लॉ वुमेन सेक्रेटरी, इनको इनकी जो घोषणा हुई थी वो जस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके कुछ दिन पहले हुई। देखिए, अंजू राठी, प्रीति सुदान, इंदिरा मल्लू, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो अंजू राठी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, हाल ही में जो है इनको क्या बनाया गया है, विधि सचिव, लॉ जो है सेक्रेटरी वुमेन, पहली बार कोई महिला जो है वो लॉ सेक्रेटरी बनी है, लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, पहली बार कोई महिला इतने सालों के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स प्रीति सुदान, ये यूपीएससी की चेयरमैन बनी है, यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सुदान, यूपीएससी चेयरमैन। ठीक है, ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का बनता है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे इस ये पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड माउंटेन वॉच लिस्ट के अंदर में 2025 का, दो साइट जो है भारत की, इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, विश्व स्मारक निगरानी सूची के अंदर में, मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट के अंदर में, भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें,
दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट का मतलब क्या है, समझो आप लोग। मॉन्यूमेंट्स मतलब, ठीक, ऐसी इमारतें जो पुरानी है, ठीक है। मॉन्यूमेंट पुराने जमाने की इमारतें जो है आपकी, पुराने जमाने की चीजें। तो भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां जो है फ्रेंड्स, ये बड़ी फेमस है। पुराने समय में लोग जो है किस तरीके से बावड़ियों में या फिर तालाबों में पानी इकट्ठा करते थे, ठीक है। और जब गर्मियों का सीजन आता था उस समय में उस पानी को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो उनकी जो भुज की ऐतिहासिक जो जल प्रणालियां है, ये बड़ी फेमस है, ठीक है। उसको संरक्षित करना, उनकी जो बची कुची जो चीजें है उनको उनको संजो के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए हमारे, ठीक है। इसके अलावा मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें, मूसी नदी के पास में जो है मूसी रिवर का हिस्टोरिक स्ट्रक्चर जो है, ओके, मूसी नदी और उसके किनारे के ऊपर में हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके के अंदर में, इनको भी संजो के रखना जरूरी है। तो इसको विश्व स्मारक निगरानी सूची के अंदर में शामिल किया गया है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट के अंदर में। ये दो है, भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां और मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और भुज की, ठीक है, जो जल प्रणाली है, उन दोनों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड जो है इसको हैंडल करता है, न्यूयॉर्क के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। छठवीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती, ठीक है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, बताइए। तो छठवीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। महिला कबड्डी चैंपियनशिप है एशिया की। ये देखिए, ये पांचवे जो है फ्रेंड्स, ये छठवें नंबर का जो है आपका, छठवें नंबर का ये आपका इवेंट है, ठीक है। और इस 6 में से 5 बार अकेला पता है कौन जीता है, भारतीय महिला कबड्डी टीम जीती है 5 बार, ठीक है। ईरान को हराया है हमने तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर में ये हुआ था इवेंट आपका, ठीक है। और तेहरान के अंदर में इसका फाइनल था, ईरान, ईरान के अंदर में, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर में, तेहरान, वहां पर में इसका फाइनल हुआ। और आपको बता दूं, 5वीं बार, फिफ्थ टाइम, ये कितने बार जीता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। फिफ्थ टाइम जो है ये जीता है भारत इसको, भारतीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप इसको, ठीक है। ये याद रखना है। और पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी कबड्डी का मैच नहीं हारा पूरे टूर्नामेंट के अंदर में, ठीक है। फाइनल में भी 32-25 से जो है वो ईरान को हराया है हमने। तो 5वीं जो है बार जीता है, 5वां खिताब है भारत का ये। छठवें नंबर का खेल था, 5वां जो है भारत ने जीता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारत की महिला टीम ने जो है वो इतिहास फिर से रच दिया है, 5वीं बार जो है इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2025 के फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती है। देखिए, पी वेंकटेश हमारे भारत के जो है एक चेस प्लेयर, इन्होंने इसको जीता है, ये याद रखिएगा। मोंटेनिएग्रो नाम की एक जगह है, वहां पर में ये चैंपियनशिप हो रही थी, विश्व जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसको जीता है पी वेंकटेश ने, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, पी वेंकटेश। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर पी वेंकटेश जो है, उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 को जो है वो जीत लिया है, पी वेंकटेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला और महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में नवीनतम रैंकिंग जो है 5वें स्थान पर कौन पहुंच गई है, ठीक है। हु हैज मूव्ड अप टू द फिफ्थ स्पॉट इन द लेटेस्ट आईसीसी वुमेन्स ऑलराउंडर्स रैंकिंग, ठीक है, मार्च 2025 के अनुसार महिलाओं में। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की जो है एक महिला ऑलराउंडर, ऑलराउंडर का मतलब होता है, ठीक है, जो बॉलिंग भी करती है और बैटिंग भी करती है अच्छे से, ठीक है। तो बॉलिंग बैटिंग दोनों के अंदर में, तो दीप्ति शर्मा, ठीक है, ऑलराउंडर की कैटेगरी के अंदर में 5वें नंबर के अंदर में पहुंच गई है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा जो है वो 5वें स्थान के ऊपर में है।
ब्लू ओरिजिन के 10वें अंतरिक्ष पर्यटन मिशन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय मूल के तुषार मेहता सहित 6 अंतरिक्ष पर्यटकों के साथ लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो बताइए। ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ये जो है ब्लू ओरिजिन, इसका 10वें नंबर का अंतरिक्ष पर्यटन मिशन था। ये 10वें नंबर का अंतरिक्ष के अंदर में लोग गए थे कुछ, ठीक है। भारतीय मूल के तुषार मेहता भी उसके अंदर में शामिल थे, 6 लोग थे। तो उस मिशन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ये ब्लू ओरिजिन ना, आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन के जो फाउंडर है ना, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, ठीक है, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, इनका मिशन है कि भाई अंतरिक्ष के अंदर में पर्यटकों को ले जाया जाएगा, अंतरिक्ष के अंदर में उन लोगों को अ, सैर सपाटे के ऊपर में, उससे मतलब जैसे लोग जाते ना, अभी मेक माई ट्रिप है, बाकी सारी चीजें जो घुमाती फिराती है लोगों को, उससे वो पैसे कमाते, वैसे ही ये अंतरिक्ष के अंदर में लोगों को घुमाने फिराने लेके जाएंगे। ठीक है, इससे पहले एक हमारे भारत की जो है गोपी थोकाकुरा करके एक मतलब स्टूडेंट थी अमेरिका के अंदर में, गोपी थोकाकुरा। वो जो है गई थी इस ब्लू ओरिजिन के मिशन के अंदर में। ठीक है, गोपी थोकाकुरा। और अभी हाल ही में तुषार मेहता जो है वो 10वें नंबर की जो है इसमें गए हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका नाम था परफेक्ट 10। क्यों? क्योंकि ये 10वें नंबर का था, इसी वजह से। ठीक है, परफेक्ट 10। तो ये याद रखिएगा, तुषार मेहता 2nd नंबर के बने हैं, जो दो इसके अंदर में गए थे। इससे पहले गोपी ठोकाकुरा करके एक स्टूडेंट थी अमेरिका के अंदर में, वो भी गई थी। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन के तुषार मेहता हिस्टोरिक स्पेस वोएज किया है उन्होंने। ठीक है, जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के साथ में। ठीक है, पर्यटन के लिए गए थे बस। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद आइसलैंड, ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070, कि भाई उनके यहाँ पर में कार्बन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से राज्य ने जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जितना कार्बन वो इमिट करेंगे, ठीक है, उतना ही किसी ना किसी तरीके से पेड़ पौधों की मदद से या अलग अलग ग्रीन एनर्जी की मदद से सोख लेंगे। तो जितना उन्होंने इमिट किया, ठीक है, और जितना उन्होंने माइनस किया, वो जीरो हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रलिटी बोला जाता है उसको। तो भारत का टारगेट भी है कि कार्बन न्यूट्रल बनने का हमारा 2070 तक। उस स्टेट गवर्नमेंट ने भी साइन किया है आइसलैंड के साथ में, वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने साइन किया है। आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने। कि आइसलैंड जो है उसकी मदद करेगा कि किस तरीके से कार्बन न्यूट्रल बना जा सके। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल होना जरूरी इसीलिए भी है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, अगर हमने कार्बन इमिशन उस तरीके से करते रहा तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि जो समुद्री की किनारे वाले जो शहर है, इंपॉर्टेंट वाले शहर, वो डूब जाएंगे, और उससे अर्थव्यवस्था के ऊपर में बहुत ज्यादा जो है वो असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड ने, भारत ने टारगेट रखा है कि 2070 तक भारत भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, भारत का टारगेट है 2070 तक का कार्बन न्यूट्रल बनने का, पूरे भारत का। ठीक है, उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि 2030 तक हम लोगों का टारगेट है कि 500 गीगावाट जो बिजली है, 500 गीगावाट एनर्जी, वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाए, मतलब कि ग्रीन एनर्जी से बनाए, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए। ठीक है, जिससे कि पर्यावरण में कोई कार्बन का इमिशन ना होता हो। ठीक है, तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हमारा कब तक का है, 2030 तक का, कि 500 गीगावाट हमारी बन जाए। हम लोगों का टारगेट है कि भाई हमारी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो किससे होनी चाहिए, ग्रीन एनर्जी से होनी चाहिए या फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए। 2030 तक हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमारे भारत में जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपका मोबाइल चार्जिंग से लेकर, ठीक है, ये मेरे जो है माइक से लेकर आपका जो जिस से हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उन सारी चीजों के अंदर में 2030 तक। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे भारत ने नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट 2070 का रखा है, कार्बन न्यूट्रलिटी। किस राज्य में भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल जो है वो खोला गया है, चाइल्ड केयर कैंसर हॉस्पिटल, या खोला जाने वाला है, अभी उसका वो हुआ है अनावरण। ठीक है, महावीर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल है उसका नाम, पटना के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसको खोला जा रहा है। ठीक है,
तो भारत का पहला जो है ये चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल चाइल्ड्स जो है डेडिकेटेड बच्चों के लिए रहेगा ये, ठीक है। तो भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल पटना बिहार के अंदर में खोला जा रहा है, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है महावीर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है। भारत में हल्दी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है, एनटीबी का मुख्यालय कहां पर में स्थित है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ठीक है, टर्मरिक हल्दी, ठीक है। तो भारत में नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इसका गठन किया गया है, ठीक है। द गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया नाम से इस बार उन्होंने दिया था कि भाई भारत का गोल्डन स्पाइस है ये, तो पीले कलर का दिखता है ना, इस वजह से गोल्डन स्पाइस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर में? देखो ये है आपका गोल्डन स्पाइस, ठीक है। टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस बोला, इसका नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया। तो भाई गोल्ड किसके पास में होता है? बड़े राजे रजवाड़ों के पास में, राजों के पास में, निजाम वगैरह जो होते हैं उन लोगों के पास में। तो निजामाबाद, तेलंगाना में निजामाबाद नाम की जो जगह है ना, उस वहां पर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है, ठीक है, तेलंगाना के निजामाबाद के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या 3 हो जाएगा, ये याद रखना आप लोगों ने, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर में, ठीक है। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ठीक है, गोल्डन स्पाइसेस, ठीक है, मतलब टर्मरिक गोल्डन स्पाइस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया आप लोगों का निजामाबाद तेलंगाना के अंदर में, निजामाबाद में, ठीक है। निजाम लोगों के पास में बहुत सारा गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड नहीं था, अब गोल्ड खत्म हो गया तो उन्होंने हल्दी रखना स्टार्ट कर दिया अपने पास में, ऐसा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो निजामाबाद के अंदर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसको गोल्डन स्पाइस बोला गया है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में जब नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया निजामाबाद तेलंगाना के अंदर में, तो टर्मरिक को उन्होंने क्या कहा, टर्मरिक को किस चीज की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो टर्मरिक को उपाधि दी गई है गोल्डन स्पाइस की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और पल्ले गंगा रेड्डी जो है, ये याद रखना है, इसके पहले चेयरपर्सन बने इस बोर्ड के, ठीक है। तो पल्ले गंगा रेड्डी पहले अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के, पल्ले गंगा रेड्डी। अब देखिए जब जब भी शादी होती है आप लोगों को पता है हल्दी लगती है लोगों को, ठीक है, या फिर आप खाना बनाते हो, कितने लोग खाना बनाते हैं हल्दी डाल के? अगर आप लोग हल्दी डालते हो तो भी याद रख लेना है आप लोगों ने, हर बार जब भी खाने में हल्दी डालो, ठीक है, तो पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी, आप ऐसा बोल बोल मतलब रिवाइज करते रहना। फिर उधर से आपकी सासू माँ आएंगी, आपके ससुर जी आएंगे कि हमारी पता नहीं हमारी बहू के जो है शरीर में कौन सी आत्मा घुस गई है कि दक्षिण भारतीय भाषा के अंदर में पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है, ठीक है। लेकिन आप लोग रिवाइज करते रहना अपना, ठीक है। निजामाबाद तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना, ठीक है। उनको लगेगा कि ये जो आत्मा घुसी है ना, ये निजामाबाद तेलंगाना से आई हुई है। गोल्डन स्पाइस, गोल्डन स्पाइस, ठीक है। फिर आपके पति को लगेगा कि आपको गोल्ड चाहिए करके। पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, गोल्डन स्पाइसेस को बोला गया है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ विच स्कीम्स, ठीक है, 19th इंस्टॉलमेंट वाज रिलीज बाय पीएम मोदी इन भागलपुर, बिहार के अंदर में किसकी 19वीं किस्त जारी की उन्होंने? इसको जस्ट 2019 के चुनाव के पहले इसका जो है घोषणा हुई थी। और अभी हाल ही में जब वो भागलपुर के दौरे पर थे, ठीक है, बिहार में, तो वहां पर में उसकी 19वीं इंस्टॉलमेंट किसान सम्मान निधि, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उसकी उन्होंने स्कीम उसकी 19वें नंबर की इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज की है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। प्रधानमंत्री किसान, ठीक है, सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी 19वीं इंस्टॉलमेंट भागलपुर से उन्होंने इसको रिलीज किया है, ठीक है। मतलब वहां पर में पूरा मीटिंग हुई थी और उसके अंदर में उस समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर में मौजूद थे, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, मार्च के, उनका एक सेशन था। मैं अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है उनके जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कर दे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे बताइए कि आईसीसी आईसीसी मैन, ठीक है, चैंपियनशिप, ठीक है, आईसीसी मैन चैंपियनशिप जो है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहां पर में, इसका होस्ट कौन था ट्रॉफी का, ठीक है, और इसको जीता कौन है, ठीक है, कौन सा देश जो है इसको जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है कौन जीता है? बताएंगे आप सभी के सभी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका होस्ट जो था चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, पाकिस्तान था। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, तो हमारे मैचेस कहाँ पर में हुए थे? यूएई, दुबई के अंदर में हुए थे, ठीक है। इसका चैंपियन कौन जीता, ठीक है, विनर कौन है? तो विनर जो है वो रहा इंडिया,
ये याद रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? 2025 की इंडिया ने जीता है। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था लेकिन हम पाकिस्तान गए ही नहीं, ठीक है, इंडिया जीता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आप सभी लोगों का, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अभी हाल ही के अंदर में आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, आपको बताना है आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है, ठीक है, और इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, ये आप बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके, फास्ट ये आंसर कर देंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी सभी के सभी, ये कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे आप लोग। कमेंट के अंदर में आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं अपनी प्रीमियम तैयारी के लिए, वो ईद मुबारक 2025 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां मिल जाएगा, नीचे में लिंक दी गई है, वहां पर में आप कर सकते हो, या फिर नीचे में जो नंबर्स चल रहे हैं आप लोगों के उसके ऊपर में भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को जो है मैं बता दूं कि कल आप लोगों का जितना भी जो पूरा मार्च का आप लोगों के लिए जो चैलेंज था, ठीक है, 30 डे चैलेंज, उसका फाइनल है कल, ठीक है। तो हर एक बच्चा अच्छे से जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली एक सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है पेड क्लास, पेड कोर्स के अंदर में, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, उसका भी अनाउंसमेंट मैं अभी आप लोगों से करूंगा, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर में, ताकि आप लोगों की तैयारी को एक लेवल और ऊपर लेकर जाया जा सके, ठीक है। तो जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री उन लोगों को मिल जाएगा, जो बाकी के लोग रहेंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एनरोल हो चुके होंगे कोर्स के अंदर में उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए घोषणा करने वाला हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें प्लस आज की जो क्लास की टेस्ट है ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में जाके मिल जाएंगी, ठीक है। कितने देर के अंदर में मिल जाएंगी टीम, मुझे प्लीज बता दीजिए यहाँ पर में। 5 मिनट के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो 5 मिनट में आप लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहां जाकर जो है इस पूरी की पूरी क्लास की टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के बारे में, नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोग कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, आपको टीम हेल्प कर देंगी।